भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 376, जो जब विकृत चित्त के कैदी को अपना बचाव करने में सक्षम होने की सूचना दी जाती है, तब प्रक्रिया प्रोसीजर वेयर प्रिजनर ऑफ अनसाउंड माइंड इज रिपोर्टेड केपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस से संबंधित है। धारा 376, जब विकृत चित्त के कैदी को अपना बचाव करने में सक्षम होने की सूचना दी जाती है, तब प्रक्रिया यह धारा उन व्यक्तियों के मामलों से संबंधित है जिन्हें उनकी मानसिक अस्वस्थता के कारण धारा 359(2) के तहत हिरासत में लिया गया था, जब उन्हें जमानत नहीं मिली थी या कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ये बताती है कि जब इन व्यक्तियों को अपना बचाव करने में सक्षम माना जाता है, तो न्यायिक प्रक्रिया को कैसे फिर से शुरू किया जाए। यदि कोई व्यक्ति धारा 359 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अधीन परिरुद्ध है और जेल में परिरुद्ध व्यक्ति के मामले में कारागार महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स या किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में परिरुद्ध व्यक्ति के मामले में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का 10 के अधीन गठित मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि उनकी राय में ऐसा व्यक्ति अपना बचाव करने में सक्षम है, तो उसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष जैसा भी मामला हो ऐसे समय पर लाया जाएगा जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय नियुक्त करे, और मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति के साथ धारा 371 के प्रावधानों के अधीन व्यवहार करेगा, और ऐसे महानिरीक्षक या पूर्वोक्त आगंतुकों का प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। और लागू होने की स्थिति, यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिन्हें धारा 359 की उपधारा 2 के तहत हिरासत में रखा गया है, यानी वे मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, अपना बचाव करने में असमर्थ थे और उन्हें जमानत नहीं मिली थी या उनके लिए कोई उपयुक्त देखभाल करता नहीं था, इसलिए उन्हें इलाज के लिए किसी जेल या मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया था। कौन प्रमाण पत्र देगा कि व्यक्ति ठीक हो गया है? अगर व्यक्ति जेल में है तो कारागार महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स यह प्रमाणित करेगा। अगर व्यक्ति सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में है तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत गठित मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड यह प्रमाणित करेगा। प्रमाण पत्र में यह लिखा होगा कि उनकी राय में वह व्यक्ति अब अपना बचाव करने में सक्षम है। आगे की प्रक्रिया, जब यह प्रमाण पत्र आ जाता है तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने लाया जाएगा, जिस समय कोर्ट कहेगा। मजिस्ट्रेट या कोर्ट उस व्यक्ति के साथ धारा 371 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार करेगा। धारा 371 में कहा गया है कि यदि कोर्ट व्यक्ति को बचाव करने में सक्षम पाता है तो जांच या ट्रायल फिर से शुरू हो जाएगा, यदि नहीं तो उसे फिर से धारा 367, 368 और 369 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा। महानिरीक्षक या समीक्षा बोर्ड का यह प्रमाण पत्र कोर्ट में सबूत एविडेंस के तौर पर मान्य होगा। महत्व न्याय की बहाली, यह सुनिश्चित करता है कि जब एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति सुधर जाती है और वह कानूनी कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम हो जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। विशेषज्ञ की भूमिका, कारागार महानिरीक्षक और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड जैसे विशेषज्ञों की राय को न्यायिक प्रक्रिया में महत्व देता है। अधिकारों का संतुलन, अभियुक्त के अधिकारों और न्याय के उचित प्रशासन के बीच संतुलन बनाता है। प्रक्रियात्मक स्पष्टता, यह स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के ठीक होने के बाद कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। आइन संक्षेप में धारा 376 यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे मानसिक अस्वस्थता के कारण धारा 359 के तहत जेल या सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया था, उसे कारागार महानिरीक्षक जेल के मामले में या मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के मामले में द्वारा अपना बचाव करने में सक्षम प्रमाणित किया जाता है, तो उसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। न्यायालय फिर धारा 371 के प्रावधानों के अनुसार उसके मामले से निपटेगा, या तो ट्रायल फिर से शुरू करेगा, या यदि वह अभी भी अक्षम है
तो उसे आगे उपचार के लिए भेजेगा। महानिरीक्षक बोर्ड का प्रमाण पत्र सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 377, जो विकृत चित्त के परिरुद्ध व्यक्ति के रिहा करने योग्य घोषित किए जाने पर प्रक्रिया प्रोसीजर वेयर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड डिटेन्ड इज डिक्लेयर्ड फिट टू बी रिलीज्ड से संबंधित है। साक्ष्य की धारा 377 विकृत चित्त के परिरुद्ध व्यक्ति के रिहा करने योग्य घोषित किए जाने पर प्रक्रिया यह धारा उन व्यक्तियों के मामलों से संबंधित है जिन्हें उनकी मानसिक अस्वस्थता के कारण हिरासत में लिया गया था, या तो जांच ट्रायल के दौरान या मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किए जाने के बाद। यह बताती है कि जब इन व्यक्तियों को समाज या खुद के लिए खतरा न होने पर रिहा करने योग्य घोषित किया जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। 1. यदि कोई व्यक्ति धारा 359 की उपधारा 2 या धारा 364 के प्रावधानों के अधीन परिरुद्ध है और ऐसा महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल या आगंतुक विजिटर्स यह प्रमाणित करता है कि उनके निर्णय में उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के खतरे के बिना रिहा किया जा सकता है, तो राज्य सरकार तत्पश्चात उसे सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। लागू होने की स्थिति। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिन्हें धारा 329 की उपधारा 2 के तहत हिरासत में रखा गया है, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, अपना बचाव करने में असमर्थ थे और जमानत नहीं मिली थी या देखभाल करता नहीं था। या धारा 374 के तहत सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है, यानी मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी कर दिया गया था लेकिन पाया गया कि उसने अपराध का कार्य किया था। कौन प्रमाणित करेगा? कारागार महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स अगर जेल में है, या मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के आगंतुक अगर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में है, जैसा कि धारा 376 में निहित है। प्रमाण पत्र का निष्कर्ष। प्रमाण पत्र में यह लिखा होगा कि उनकी राय में उस व्यक्ति को स्वयं को या किसी और को नुकसान पहुंचाए बिना विदाउट डेंजर ऑफ हिज डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन रिहा किया जा सकता है। और राज्य सरकार की शक्ति। जब ऐसा प्रमाण पत्र मिलता है तो राज्य सरकार के पास कई विकल्प होते हैं। उसे रिहा करने का आदेश दे सकती है, या उसे हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है, या उसे किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकती है यदि उसे पहले से ऐसे संस्थान में नहीं भेजा गया है। और यदि वह उसे किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में स्थानांतरित करने का आदेश देती है तो एक आयोग कमीशन नियुक्त कर सकती है, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी और 2 चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे। महत्व: यह राज्य सरकार को मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की स्थिति के आधार पर उसके निरोध की समीक्षा करने और उचित निर्णय लेने की शक्ति देता है, खासकर जब विशेषज्ञ उसे सुरक्षित रूप से रिहा करने योग्य मानते हैं। आयोग का प्रावधान आगे की जांच सुनिश्चित करता है। तो ऐसा आयोग उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की औपचारिक जांच करेगा, आवश्यक साक्ष्य लेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा, जो जैसा वह उचित समझे उसकी रिहाई या निरोध का आदेश दे सकती है। सरल शब्दों में यदि राज्य सरकार एक आयोग नियुक्त करती है, जैसा कि उपधारा 1 में बताया गया है, तो यह आयोग उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की औपचारिक जांच करेगा, इसके लिए जरूरी सबूत इकट्ठा करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार का अंतिम निर्णय। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार जैसा वह उचित समझे उसकी रिहाई का आदेश दे सकती है या उसे हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है। महत्व: यह मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करता है, खासकर जब उसे संभावित रूप से समाज में वापस छोड़ा जा रहा हो। इसमें न्यायिक और चिकित्सा विशेषज्ञता दोनों शामिल होती हैं। इस धारा का समग्र महत्व। राज्य की भूमिका और जिम्मेदारी। यह धारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों, खासकर गंभीर मामलों में उनकी देखभाल और रिहाई के संबंध में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। सुरक्षा और पुनर्वास का
संतुलन। यह समाज की सुरक्षा और व्यक्ति के पुनर्वास के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। विशेषज्ञता और समीक्षा। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय, महानिरीक्षक, आगंतुक, आयोग को शामिल करके और आयोग के माध्यम से औपचारिक जांच का प्रावधान करके सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। लचीलापन। यह राज्य सरकार को व्यक्ति की बदलती मानसिक स्थिति और जोखिम के स्तर के आधार पर उसकी हिरासत या रिहाई के संबंध में विभिन्न विकल्प प्रदान करती है। अधिकारों का संरक्षण। यह व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखने से रोकती है जब विशेषज्ञ राय यह बताती है कि वह अब कोई खतरा नहीं है। कई संक्षेप में धारा 377 ये बताती है कि यदि किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है धारा 359 या 374 के तहत और जेल महानिरीक्षक या मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि उसे बिना किसी खतरे के रिहा किया जा सकता है, तो राज्य सरकार उसे रिहा करने, हिरासत में रखने या किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकती है। यदि स्थानांतरण का आदेश दिया जाता है तो राज्य सरकार एक न्यायिक और 2 चिकित्सा अधिकारियों वाले आयोग का गठन कर सकती है जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार उसकी रिहाई या निरोध का अंतिम निर्णय लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 378 जो विकृत चित्त के व्यक्ति को रिश्तेदार या मित्र की देखभाल में सौंपना, डिलीवरी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू केयर ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड से संबंधित है। धारा 378 विकृत चित्त के व्यक्ति को रिश्तेदार या मित्र की देखभाल में सौंपना। यह धारा उन प्रावधानों को विस्तार से बताती है जिनके तहत एक ऐसे व्यक्ति को जिसे उसकी मानसिक अस्वस्थता के कारण हिरासत में लिया गया था, उसके रिश्तेदार या मित्र की देखभाल में सौंपा जा सकता है। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे व्यक्ति को परिवार का समर्थन मिले, बशर्ते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। 1. जब भी धारा 359 या धारा 374 के प्रावधानों के अधीन परिरुद्ध किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या मित्र यह चाहता है कि उसे उसकी देखभाल और अभिरक्षा में सौंपा जाए, तो राज्य सरकार ऐसे रिश्तेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार की संतुष्टि के लिए सुरक्षा दिए जाने पर कि सौंपा गया व्यक्ति, सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ स्थिति, कोई व्यक्ति जिसे धारा 329 जांच ट्रायल लंबित रहने के दौरान हिरासत या धारा 376 मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी होने के बाद सुरक्षित अभिरक्षा के तहत हिरासत में रखा गया है। ओ आवेदन, उसका कोई रिश्तेदार या मित्र उसे अपनी देखभाल और हिरासत में लेने की इच्छा व्यक्त करता है और इसके लिए राज्य सरकार को आवेदन करता है। ओ राज्य सरकार की संतुष्टि, राज्य सरकार संतुष्ट होनी चाहिए कि रिश्तेदार मित्र सुरक्षा गारंटी देगा कि ए उसकी ठीक से देखभाल की जाएगी और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने से रोका जाएगा। अर्थ, वे व्यक्ति का उचित ध्यान रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचाए। बी, ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए और ऐसे समय और स्थानों पर प्रस्तुत किया जाएगा जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे। अर्थ, वे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए समय और स्थान पर पेश करेंगे। यह एक तरह की निगरानी है। सी, धारा 359 की उपधारा 2 के अधीन परिरुद्ध व्यक्ति के मामले में जब भी ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थ, यदि व्यक्ति को धारा 329(2) के तहत हिरासत में लिया गया था, यानी उस पर अभी भी मुकदमा चल रहा है, तो उसे जब भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट कहेगा उसे पेश करना होगा। और राज्य सरकार का आदेश, यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को उस रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दे सकती है। महत्व, यह मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को
पारिवारिक माहौल में देखभाल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, बशर्ते सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये राज्य के बोझ को भी कम करता है। दो, यदि इस प्रकार सौंपा गया व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जिसका विचारण उसके विकृत चित्त का होने और अपना बचाव करने में असमर्थ होने के कारण स्थगित कर दिया गया था, और उपधारा कोड 1 के खंड बी में संदर्भित निरीक्षण अधिकारी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर किसी भी समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय को प्रमाणित करता है कि ऐसा व्यक्ति अपना बचाव करने में सक्षम है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस रिश्तेदार या मित्र को जिसे ऐसा अभियुक्त सौंपा गया था उसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहेगा, और ऐसे प्रस्तुतिकरण पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 371 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा और निरीक्षण अधिकारी का प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। सरल शब्दों में, ओ स्थिति वह व्यक्ति जिसे रिश्तेदार मित्र को सौंपा गया है, यदि वह किसी ऐसे अपराध का आरोपी है जिसका ट्रायल उसकी मानसिक अस्वस्थता के कारण रुका हुआ था। ओ अधिकारी की रिपोर्ट और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकारी जो व्यक्ति की निगरानी कर रहा है किसी भी समय मजिस्ट्रेट या कोर्ट को यह प्रमाणित करता है कि अब वह व्यक्ति अपना बचाव करने में सक्षम है। ओ कोर्ट का आदेश, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट उस रिश्तेदार या मित्र को आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए कहेगा। ओ आगे की कार्यवाही, जब आरोपी को पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट धारा 371 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा। धारा 371 कहती है कि अगर कोर्ट आरोपी को बचाव करने में सक्षम पाता है तो ट्रायल आगे बढ़ेगा, अगर नहीं तो धारा 367, 368 और 359 के प्रावधान लागू होंगे। ओ प्रमाण पत्र का महत्व, निरीक्षण अधिकारी का वह प्रमाण पत्र कोर्ट में सबूत एविडेंस के तौर पर मान्य होगा। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि जब आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए और वह कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम हो जाए तो आपराधिक कार्यवाही फिर से शुरू हो सके। यह रिश्तेदारों, मित्रों की जिम्मेदारी और निरीक्षण अधिकारी की भूमिका को भी उजागर करता है। इस धारा का समग्र महत्व मानवीय देखभाल, यह मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को पारिवारिक वातावरण में देखभाल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो उनके पुनर्वास के लिए फायदेमंद हो सकता है। सुरक्षा उपाय, यह सुनिश्चित करती है कि परिवार या मित्र को सौंपते समय भी व्यक्ति और समाज दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, जिसमें नुकसान पहुंचाने से रोकना और राज्य की निगरानी शामिल है। निरंतर निगरानी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के माध्यम से व्यक्ति की स्थिति की निरंतर निगरानी का प्रावधान है। न्याय की निरंतरता, यह सुनिश्चित करती है कि यदि व्यक्ति पर कोई आरोप है तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने पर न्यायिक प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। पारिवारिक जिम्मेदारी, यह परिवार और दोस्तों को ऐसे व्यक्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, बशर्ते वे ऐसा करने में सक्षम हों। इस संक्षेप में, धारा 378 राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को जो धारा 359 या 374 के तहत हिरासत में है उसके रिश्तेदार या मित्र की देखभाल में सौंप सके, बशर्ते रिश्तेदार मित्र व्यक्ति की सुरक्षा और उचित देखभाल सुनिश्चित करने और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित निरीक्षण के लिए उसे पेश करने की सुरक्षा दें। यदि व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा था तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने पर निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और धारा 371 के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329, जो धारा 215 में उल्लिखित मामलों में प्रक्रिया प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 212 से संबंधित है। धारा 399, धारा 215 में उल्लिखित मामलों में प्रक्रिया, यह धारा उन अपराधों से संबंधित है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान या उसके संबंध में किए जाते हैं, जैसे झूठी गवाही, जाली दस्तावेज पेश करना,
आदि। यह धारा बताती है कि ऐसे मामलों में न्यायालय कैसे कार्रवाई कर सकता है। एक, जब स्वयं को इस संबंध में किए गए आवेदन पर या अन्यथा किसी न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 215 की उपधारा 1 के खंड बी में संदर्भित किसी अपराध की जांच की जानी चाहिए जो उस न्यायालय में या उस न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में या जैसा भी मामला हो उस न्यायालय की कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए या साक्ष्य में दिए गए किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया प्रतीत होता है, तो ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच के बाद यदि कोई हो जैसा वह आवश्यक समझे। सरल शब्दों में, अगर किसी कोर्ट को किसी अर्जी मिलने पर या खुद ही लगता है कि न्याय के लिए यह जरूरी है कि धारा 215 की उपधारा 1 के खंड बी में बताए गए किसी अपराध की जांच हो। ये अपराध वे होते हैं जो उसी कोर्ट की कार्यवाही के अंदर या उसके संबंध में किए गए हों, जैसे झूठे दस्तावेज पेश करना, झूठी गवाही देना आदि। तो कोर्ट अगर जरूरी समझे तो थोड़ी बहुत शुरुआती जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद ये कदम उठा सकता है। इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा। अर्थ, कोर्ट लिखित में यह दर्ज करेगा कि उसे अपराध होने का संदेह है और जांच जरूरी है। उसकी लिखित में शिकायत करेगा। अर्थ, कोर्ट उस अपराध की एक औपचारिक लिखित शिकायत तैयार करेगा। उसे अधिकारिता वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अर्थ, यह शिकायत उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसके पास उस अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। अभियुक्त की ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति के लिए पर्याप्त सुरक्षा लेगा, या यदि कथित अपराध गैर जमानती है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और अर्थ, कोर्ट आरोपी से यह गारंटी लेगा कि वह उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, यानी जमानत ले सकता है। या अगर अपराध गैर जमानती नॉन बेलेबल है और कोर्ट को लगता है कि यह जरूरी है तो वह आरोपी को सीधे हिरासत में लेकर उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने और साक्ष्य देने के लिए बंध पत्र लेगा। अर्थ, कोर्ट गवाहों से भी यह बंध पत्र बॉन्ड भरवाएगा कि वे उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर गवाही देंगे। महत्व, यह न्यायालयों को अपनी गरिमा बनाए रखने और अपनी ही कार्यवाही के दौरान होने वाले अपराधों से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है ताकि न्याय की शुचिता बनी रहे। 2. उपधारा 1 द्वारा किसी न्यायालय को किसी अपराध के संबंध में प्रदत्त शक्ति किसी भी मामले में जहां उस न्यायालय ने उस अपराध के संबंध में उपधारा 1 के अधीन न तो कोई शिकायत की है और न ही ऐसी शिकायत करने के लिए आवेदन को अस्वीकार किया है, उस न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती है जिसके वह पूर्व न्यायालय धारा 215 की उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है। सरल शब्दों में, यदि किसी कोर्ट ने उपधारा 8 के तहत कोई शिकायत नहीं की है, यानी उसने खुद कार्रवाई नहीं की है, और न ही उसने किसी ऐसी शिकायत करने की अर्जी को खारिज किया है, तो उससे ऊपर का कोर्ट जिसके वह धारा 215 से पार के तहत अधीनस्थ है भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है और अपराध की शिकायत कर सकता है। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि यदि निचला न्यायालय कार्रवाई नहीं करता है तो एक उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है जिससे न्याय के हितों की रक्षा हो सके। 3. इस धारा के अधीन की गई शिकायत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरल शब्दों में, जो शिकायत इस धारा के तहत की जाएगी उस पर कौन हस्ताक्षर करेगा? जहां शिकायत करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है वहां न्यायालय द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी द्वारा। अर्थ, अगर शिकायत हाई कोर्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी शिकायत पर साइन करेगा। किसी अन्य मामले में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा लिखित में इस संबंध में प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा। अर्थ, किसी और कोर्ट जैसे सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट की शिकायत पर उस कोर्ट का पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज या मजिस्ट्रेट खुद साइन करेगा
या कोई ऐसा अधिकारी जिसे कोर्ट ने लिखित में इसके लिए अधिकृत किया हो। महत्व: यह शिकायत की वैधता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। 4. इस धारा में न्यायालय का वही अर्थ है जो धारा 215 में है। सरल शब्दों में, इस धारा में न्यायालय शब्द का वही मतलब है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 215 में बताया गया है। धारा 215 कोर्ट को सिविल, राजस्व या आपराधिक न्यायालय के रूप में परिभाषित करती है जब वह किसी न्यायिक कार्यवाही में कार्य कर रहा हो। महत्व: यह न्यायालय शब्द के दायरे को स्पष्ट करता है ताकि कोई भ्रम ना हो। जैसी इस धारा का समग्र महत्व। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता: यह धारा न्यायालयों को अपनी ही कार्यवाही के दौरान किए गए अपराधों जैसे झूठी गवाही, जाली दस्तावेज से निपटने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे न्याय प्रक्रिया की अखंडता और पवित्रता बनी रहे। न्यायिक हस्तक्षेप: यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय जो अपराध के गवाह होते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। अपराधियों का निवारण: यह अपराधियों को न्यायालय की कार्यवाही के दौरान झूठे या धोखाधड़ी वाले कार्य करने से रोकने का काम करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि न्यायालय स्वयं उन पर मुकदमा चला सकता है। प्रक्रियात्मक स्पष्टता: यह ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने, आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने और गवाहों को बाध्य करने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करती है। पर्यवेक्षी अधिकार: यह उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति देती है यदि वे स्वयं कार्रवाई नहीं करते हैं। संक्षेप में, धारा 370 न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि यदि उन्हें अपनी कार्यवाही में या उसके संबंध में हुए किसी अपराध, जैसा कि धारा 215 में परिभाषित है, की जांच न्याय के हित में जरूरी लगे, तो वे उस अपराध का निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं, लिखित शिकायत कर सकते हैं, उसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं, आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं और गवाहों को बाध्य कर सकते हैं। यह शक्ति उच्च न्यायालयों द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है। शिकायत पर उचित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और न्यायालय का अर्थ वही होगा जो धारा 215 में है।